क्लास का है नाम का है सर ये मेरे सर, स्कूल का पहली है। बार सुना नाम सर। ये इसी का है या नहीं सर है? है सर सर नाम यही क्या कोई है? कौन सर? तसी डरोजी। सर टेस्ट सर फ्रॉड है शायद। सर फ्रॉड है सर ये सर हाँ। ये फ्रॉड है, मेरे स्कूल का ही है। सर आपके ओके, चलिए अब हम लोग जो है यानी कि आज की क्लास जो है यानी कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा। आप लोग जो है उससे जो है सारे के सारे लॉज जो है यानी कि आसानी से सीख सकते हो। तो फटाफट से पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, गैस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि गैस लॉ क्या क्या होता है और इसके बारे में जो हम लोग यानी कि बात करेंगे। मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है तो इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, किसी का वेट नहीं कर रहे हैं ताकि कि जो है ओके। अब देखिए कि आपके पास जो है यानी कि क्या है कि अब यहां से हम लोग जो है यानी कि हमने लोगों ने जो है आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, आप लोगों ने होमवर्क किया है? यस सर। हाँ, चलिए मैं पूछता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा, सभी लोग जरूर लिखिएगा। मैं उस पेज को निकाल लेता हूँ ताकि कि जो है ठीक है, तो मैं फटाफट से उस पेज को निकाल लेता हूँ, यहीं पे ऐड कर देता हूँ, दोनों चीज मैं पूछ लूंगा। चलिए अब देखिए यानी कि आपके पास क्या है कि आपको जो है यानी कि क्या करना है, पता करना है कि कौन जो है यानी कि जो इसके अंदर जो है कौन सी वो जो है क्या कहते हैं, सॉरी, किसका क्या वैल्यू है। अगर मेरे से पूछा जाए वॉल्यूम के टर्म में, मैं पूछता हूँ पहले, आप लोग फटाफट से बताइएगा। अगर जब वॉल्यूम मैंने ले लिया, कितना ले लूं मैं, आप बताइए 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना मीटर होता है? फटाफट से बताइए। कल मैंने आप लोगों को याद करने के लिए दिया था, जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ यानी कि ताकि कि आप लोग क्या कर सको, याद कर सको। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना बताया था? 1 लीटर बताया था, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब कितना हो जाता है? 1 लीटर के बराबर हो जाता है। चलिए अब देखिए, हाँ वेरी गुड योगेश। अब देखिए आपके सामने मान लो कि 1 लीटर इक्वल टू कितना सीसी होता है? हाउ मैनी सीसी होता है बताइए, बताइए फटाफट से, कितना सीसी होता था? अरे कुछ तो बोलिए। 10 पावर हाँ, 3 सर। 1000 सीसी होता था। हाँ, ठीक है, और यानी कि कितना एमएल होता था? 10⁻³ वेरी गुड, 1000 ml, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे थे। और आपके पास था कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 10⁻⁶ 1000 लीटर। ठीक है, हाँ यानी कि कितना हो जाता है? 1000 लीटर हो जाता है। और आपके पास यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं? कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं? 10⁻⁶। 10⁻⁶ नहीं होता बेटा, 6 नहीं होता है, 1000 हो जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए। यस सर। हाँ यानी कि सॉरी, यहाँ देखिए, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 लीटर में कितने अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं लिखाया था ना, सॉरी, ये डेसीमीटर क्यूब वाला मैंने लिखाया ही नहीं। ओके, यहाँ पे कहीं नहीं, सर चलिए आप लिख सकते हैं कि 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। यानी कि आप वैसे भी ये भी कह सकते हो 1 मीटर क्यूब में 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो जिस प्रकार से यानी कि क्या कह सकते हो, 1000 जो है यानी कि क्या कह सकते हैं, डेसीमीटर कह सकते हैं। आपकी इच्छा, जैसे भी आज को याद रखने का जो है याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए ये सारी बातें जो हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम लोग जो है यानी कि आपको कुछ मैं प्रेशर के लिए जो है बताता हूँ। आपके सामने जो है प्रेशर के लिए, यानी कि आपके सामने प्रेशर, प्रेशर अगर जब एटीएम में अगर जब 1 ATM दिया हो तो कितना बार हो जाएगा? जैसे देख सकते हो यहाँ पे 1 ATM आपके सामने दिया हुआ है, यानी कि बार कितना हो जाएगा? 1.01325 हो जाएगा। आपको ये वैल्यू आपको याद भी करनी है। 1 ATM इक्वल टू कितना हो जाता है? 1 × 10⁵ पास्कल हो जाता है। इसको ना एक और तरीके से भी लिखा जाता है, जिसको मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, 101 किलो पास्कल लिखा जाता है। ठीक है, करीब करीब। आप इसको ना जनरली जब भी आए ना तो इसको 1000 सॉरी 100 ले लेना।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आगे क्वेश्चन आएंगे ना आपके एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ कि इससे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इंटर रिलेटेड बहुत ज्यादा वो क्वेश्चन पूछते हैं। और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर में तो ये तो सबको वैल्यू याद ही हो जाती है, कितनी हो जाती है, 10 डाइन हो जाती है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर में कितनी डाइन हो जाती है, 10 डाइन हो जाती है। और 1 एटीएम इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 बार हो जाता है। 1 एटीएम लगभग 1 बार के बराबर होता है। और यानी कि 1 एटीएम 760 टॉर्क के बराबर होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है, और 76 cm ऑफ Hg हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल इक्वल टू 750 टॉर्क इक्वल टू 750 mm ऑफ Hg। आपको एक बार इसको फिर से कल जब आओगे तो यानी कि जरूर रिकॉल करके आना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है आगे बात करते हैं। आज हम लोग जो है यानी कि गैस लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली गैस लॉ क्या होते हैं, कितने होते हैं, यानी कि टोटल जो होते हैं यानी कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब देखो मैं इसको एक छोटी सी ट्रिक के साथ बताऊंगा। आप बाकी जगह आप पढ़ोगे तो यानी कि सबके लिए अलग अलग रूल बताते हैं, मैं एक ही रूल में मैं चारों की चारों की बात करूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा सभी के बारे में। लेकिन आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने मेरी छोटी सी बात याद रख ली तो मैं बता रहा हूँ इन चारों के फॉर्मूले और किसमें क्या कांस्टेंट होता है सारे के सारे याद हो जाएंगे। मैं पहले आपको बता देता हूं ताकि कि आपको आगे चल के जो है काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ये जो गैस लॉ होता है वो क्या होता है, बेसिकली मैं बता दूं कि जब आप क्या करो, किसी में प्रेशर, किसी में वॉल्यूम, किसी में टेम्परेचर, किसी में मोल, यानी कि इन चारों को किसी ना किसी चीज को कांस्टेंट रख के जो है यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि लॉ बनाते हैं। जैसे बॉयल्स लॉ क्या कहता है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रख दो। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर कांस्टेंट रख दो। गेलुसाक लॉ कहता है वॉल्यूम कांस्टेंट रख दो। ये कहता है पीटी को कांस्टेंट रख दो। यानी कि इस प्रकार से जो है अलग अलग कहते हैं। मैं एक छोटी सी बात लिखूंगा, शायद आप लोगों को इतनी सी पता होगी। टीवी पर पिक्चर चलाओ, कौन सी, गोविंदा वाली, ठीक है। ये याद रखना, ये अगर जो याद है तो आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपको एक और चीज याद रखना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। मेरे ख्याल से ये दोनों बात आपको याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसको कैसे याद रखोगे, ये है ना, हाँ ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इन्हीं से आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ इसको हम लोग अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा। बस मैं आपको इतनी सी बात कह रहा हूं कि आपको ये याद रखना है कि टीवी पर पिक्चर चलाओ, कौन सी, गोविंदा वाली, ठीक है। तो यानी कि टीवी पे हम लोग कौन सी पिक्चर देखेंगे, गोविंदा वाली। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना। बी से बॉयल्स लॉ होता है, बी से क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है। हाँ यानी कि इसका जो क्या हो जाता है, बॉयल्स लॉ, यानी कि जो है बॉयल्स लॉ। और सी से क्या हो जाता है, यानी कि चार्ल्स लॉ, ठीक है। सी से क्या हो जाता है, यानी कि जो है चार्ल्स लॉ हो जाता है। हाँ, और इससे क्या होता है, जी से गे लुसाक लॉ हो जाता है। हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गे लुसाक लॉ हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाता है, गे लुसाक, LUSSAC के, यानी कि CS, यानी कि लुसाक हो जाता है। अब देखो अगर जब बॉयल्स आएगा उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि अगर जब बॉयल्स लॉ आएगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा। अब देखो ये बात अगर जो सीख लिया उसके बाद देखना कितने आसानी से मैं सारे फॉर्मूले डिराइव करूंगा, आप खुद बता दोगे कि किसका कौन सा फॉर्मूला आएगा। मैं बस इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि आपके सामने जो है यानी कि याद रखने में काफी कठिन होता है कि किसमें क्या चीजें होती है, किसमें क्या चीजें नहीं होती है। अब देखिए यानी कि बॉयल्स लॉ आ गया तो इसमें क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ आ गया तो इसमें क्या कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट। तो हाँ यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यानी कि ये टेम्परेचर है, इसका कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है, ठीक है। और ये क्या है, वॉल्यूम है, वेरी गुड। यानी कि अब देखो यानी कि टीवी पर पिक्चर चलाएंगे कौन सी, गोविंदा वाली, ठीक है। यानी कि अब जो है यानी कि यहाँ से अगर जब बॉयल्स लॉ आता है तो वो क्या कहता है कि टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखो। अगर चार्ल्स लॉ आता है तो यानी कि इसको किसको किसको कांस्टेंट रखो, प्रेशर को कांस्टेंट रखो। और गे-लुसाक लॉ आता है तो किसको कांस्टेंट रखो, यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो। अब देखो यही चीजें अभी मैं बताऊंगा कि गैस लॉ में बस इतना सही खेल है। यही 2 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए, मैं गारंटी बता रहा हूं आपको एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। आप देखोगे आपको स्कूल में इतने सारे फॉर्मूले तरह तरह के याद करने के लिए कहा जाता होगा, मैं सिर्फ इतना सा याद करने कहूंगा कि टीवी पर पिक्चर चलाओ, कौन सी, गोविंदा वाली जो है, यानी कि क्या करना है, यानी कि चलाना है। और दूसरा जो है आइडियल गैस इक्वेशन आपको याद रखना है, पीबी इक्वल टू एनआरटी।
ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि याद रख सकते हैं। मैं पहले गैस लॉ के बारे में बताऊंगा, फिर जो है यानी कि हमने पिछली क्लास में गैस लॉ के बारे में बता दिया था, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि गैस लॉ होता क्या है, और इसको जो मैं एक नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं ताकि कि आपको याद रह जाए। यानी कि कहता है गैस लॉ कि आपके सामने ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होंगे। गैस लॉ क्या कहता है कि आप क्या करो कि किसी भी चीज को, वेरिएबल को आप क्या करो, एक चीज को कांस्टेंट रख दो। अगर जब आपने एक चीज को कांस्टेंट रख दिया तो दूसरा चीज क्या आ जाएगा, यानी कि वेरी करेगा। और जैसे ही वेरी करेगा तो यानी कि जिस चीज को कांस्टेंट रख के जिसने दिया फॉर्मूला, उस चीज को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, यानी कि उस साइंटिस्ट के आधार पे नाम रख दिया। जैसे पहला लॉ जो है किसने दिया था, लड़का ने दिया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको बॉयल्स लॉ कहना, मैं बॉयल्स लॉ कह देता हूं, आप लोग इसका जो है याद रखने के लिए, ताकि कि जो है वो आपको याद हो जाए। ठीक है, यानी कि पहला जो लॉ होता है, यानी कि मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ टीवी पर, ताकि कि आपको याद रह जाए पूरा सारा चीज। पिक्चर चलाओ गोविंदा वाली। मैं यहाँ पे इसको सारे चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे अच्छे से। टी से क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर सर। हाँ, वेरी गुड। यानी कि मैं इसलिए इस पे इतना फोकस कर रहा हूँ कि आगे आप देखोगे तो यानी कि जो है फटाफट से हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ। ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। और यहां से सी से क्या हो जाता है, चार्ल्स लॉ हो जाता है। चार्ल्स लॉ, ये है चार्ल्स लॉ। ठीक है, और ये जो हो जाता है यानी कि गेलुसाक लॉ। गेलुसाक लॉ। ठीक है, और यहां से वी से क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला हमने बताया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे हाँ, वेरी गुड, यहाँ पे पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर। वेरी गुड, यानी कि क्या होता है, प्रेशर होता है। यानी कि पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है। वी का मतलब क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम होता है। एन का मतलब क्या होता है, यानी कि मोल होता है। नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और आर का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब अगर जो आपको ये सारी चीजें याद हो गई तो मेरे ख्याल से आपके लिए कुछ भी बचा नहीं है। टेम्परेचर, अब ये हाँ, ये चारों के चारों लॉ जो है बिल्कुल आसान हो गए, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते। चलो मैं पहला लॉ दिखाता हूँ आपके सामने। अब देखो मैंने क्या कहा कि आपको सर 1 मिनट पीछे करना। हाँ, ओके। ओके सर। अब देखो आपके सामने ये है, मेरे को नहीं पता, मैं इसके लिए एक पेज ऐड कर देता हूं। अब आप लोग बताना मेरे को, मेरे पास क्या फॉर्मूला है आइडियल गैस का, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यही फॉर्मूला। अभी बॉयल्स लॉ में मैंने क्या कहा था कि टीबी पे देखेंगे तो यानी कि यहाँ पे बॉयल्स क्या कहता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, यही कहता है कि नहीं कहता है। जी हाँ, सर। अब यानी कि हाँ, यानी कि हमने जो है देखो, आपको Yes, पता sir. होगा बॉयल्स लॉ, हाँ बॉयल्स लॉ के अनुसार से क्या कहता है कि देखो अमाउंट को आप फिक्स रखो, यानी कि जितने भी लॉ कह रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, उसके मोल्स को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि फिक्स कर देते हैं। अगर जो मोल फिक्स है, आर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है कि नहीं है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ। अरे कुछ सारे तीनों, हाँ तीनों के तीनों टर्म क्या है, जी सर। कांस्टेंट है। तीनों के तीनों टर्म अगर जो कांस्टेंट है तो मैंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, यानी कि के लिख दिया। तो यानी कि अब या तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, P इक्वल टू के बाई वी लिख सकता हूँ, यानी कि P क्या लिख दिया मैंने, के बाई वी। या मैं इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल के टर्म में लिखूं तो यानी के को हटाऊं तो यानी कि क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1 बाई बी, यही तो हो जाएगा। अब इसको देखिए को अगर जब 2 के लिए निकालना हो तो यानी कि इसको मैं इधर ले जाऊं, P1 V1 इक्वल टू दूसरे के लिए अगर जब मैं निकालू के टर्म में, ये के हो जाएगा, तो दूसरा भी P2 V2 इक्वल टू के हो जाएगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो हमेशा तो सेम ही होगा, क्योंकि एन भी सेम है, आर भी सेम है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है, ये के की तो वैल्यू सेम आ जाएगी। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब देखो ये फॉर्मूला आपको तरह तरीके से जो है, अलग अलग तरीके से लोग कहेंगे कि इसको याद रखो। मैंने याद रखने के लिए नहीं कहा, मैंने क्या कहा, आपको क्या याद रखना है, टीवी पर पिक्चर चलाओ गोविंदा वाली। ठीक है, आप अगर इतना से याद रखते तो आपका काम बन जाएगा। हमने कहा कि बॉयल्स लॉ में यानी कि क्या होना चाहिए कि जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम टीवी इक्वल टू एनआरटी, यानी कि टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, तो यानी कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा,
1/v के। तो यही चीज Yes, है sir. आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ। बॉयल्स लॉ तो ठीक है, आपने ये फॉर्मूला समझ लिया, ये कैसे आता है। ये क्या कहता है कि अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो Increase. वॉल्यूम क्या हो जाएगा, Volume डिक्रीज decrease. हो जाए। डिक्रीज हो देखो जाएगा। जैसे Yes, अब sir. देखो ये जो पिस्टन है ना, पिस्टन को ध्यान से देखना, मैं ऊपर से प्रेस करूंगा तो प्रेशर में क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। यानी कि जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम धीरे धीरे, ये पिस्टन कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा, यानी कि कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा। जैसे मैं इसको क्या करूंगा, प्रेस करूंगा, तो यानी कि पिस्टन क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। अगर जो नीचे की ओर आ जाएगा तो प्रेशर तो इंक्रीज हो गया, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कि जो है आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही चीज को उसने क्या करा, यानी कि बॉयल्स लॉ ने कहा। आपकी गाड़ी सब में यही जो होता है, यानी कि क्या होता है, जब आप जो मोटरसाइकिल चलाते हो या जो कार चलाते हो, वहां पे क्या होता है, इस फिनोमेना का यूज होता है। कैसे होता है, देखिए जैसे ही वहां पे क्या होता है, जब फ्यूल जलता है तो प्रेशर नीचे का बहुत ज्यादा हो जाता है। जब जलने के बाद सारी गैसेस बाहर निकल जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो धीरे 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 पिस्टन क्या होता है, नीचे की ओर आता है। फिर से जलता है तो फिर से अप एंड डाउन, इसीलिए जो है वो कंटिन्यू जो है फ्यूल के माध्यम से चलता है। तो देखो कहता है क्या है बॉयल्स लॉ में, कि टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रखना है। अमाउंट ऑफ गैस का मतलब क्या है, यानी कि मोल है। अमाउंट ऑफ गैस का मतलब क्या हो गया, यानी कि मोल है। यानी कि मोल को आपको क्या रखना है, यानी कि एन को जो है, यानी कि क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो यानी कि अगर जो एन को कांस्टेंट रखोगे तो यानी कि जो फॉर्मूला मिलेगा P1V1 इक्वल टू क्या मिलेगा, P2V2। अब देखो इसको अलग अलग तरीके से लोग जो है, यानी कि क्या कहते हैं, the volume of a fixed amount at a constant temperature of gas vary inversely with its pressure। यानी कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि आपके सीधे सीधे मैं कहूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अगर जो ये सारी चीजें अगर जो सेम है तो हम लोग क्या कहेंगे कि यानी कि इसके अंदर जो होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कि सेम हो जाएगा। अब यानी कि बस आपको ये याद रखना है, टीवी पे पिक्चर चलाओ गोविंदा वाली, तो यहाँ से हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो एन तो आपको ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर आइडियल गैस कांस्टेंट है, और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो यानी कि पीबी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, के। और पीबी इक्वल टू के को हम क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू के बाई बी। और अगर जब इसको इनवर्सली, अगर जब के कांस्टेंट को हटाना के लिखना चाहूँ तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/v हो जाएगा। हाँ बोलिए बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं छोटा भीम? चलिए ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। वही चीज कहता है कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, कि जब आपके पास क्या हो, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि आप सिंपल सिंपल शब्दों में अगर जब मैं कहूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इट इज नोन एज द बॉयल्स लॉ। तो मेरे ख्याल से ये बात जो है, यानी कि क्या हो जाएगी, बहुत है। क्या मैं अपने लैंग्वेज में लिख दूं या ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है, बता दीजिए एक बार। अपनी लैंग्वेज में बोल दो ओके, सर। सर हाँ आप समझाओ सर अपने तरीके से। हाँ ओके, नहीं मैं एक्चुअली लिख भी देता हूँ। अब प्रेशर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो? यस सर। हाँ यस सर। ओके, टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट, at constant temperature and fixed amount of substance। It is known as, it is known as Boyle's law। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है ये हो गया। अब चाहो तो उस वाले लैंग्वेज को भी लिख सकते हो, इस वाले लैंग्वेज को भी लिख सकते हो, जौन सा आपको अच्छा लगे तो यानी कि आप यूज कर सकते हो। अब देखो इसके जो है ना, जो है मैंने जितनी सारी चीजें बताई उसके बारे में अलग अलग तरीके से लिखो। अगर आपको इतना सा पता है तो आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है।
P इक्वल टू, आपको पता इतना सा लग गया, यानी कि P इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V, तो आप क्या लिख सकते हो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, यानी कि P1 इसको इधर ले जाओगे, P1 V2 डिवाइडेड, और P1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाय V1। अगर जो आपको सिंपली इतना सा पता है कि P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2, बाकी आप सारे के सारे फॉर्मूले क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर, नो सर। चलिए, अब देखो, यानी कि इसका जो P वर्सेस V का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, इस चीज को मैं बताता हूँ। अब देखो, यानी कि अभी जस्ट मैंने क्या कहा, P जो होगा वो कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के। मैं चाहूं तो इसको V की जगह 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, K लिख सकता हूँ। P क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V, यानी कि P की वैल्यू बढ़ेगी तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि घटते चली जाएगी, घटेगी कि नहीं। यानी कि इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो है क्या होता है, यानी कि इसका जो है ग्राफ आता है। जैसे जैसे देखो यहाँ पे प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि वॉल्यूम भी यानी कि क्या होती चली जा रही है, एकदम बिल्कुल करीब करीब जो है बढ़ते चली जा रही है। यानी कि इस प्रकार से जो इसका ग्राफ आता है, तो यानी कि क्या कहेंगे, आपको इसको याद रखना। अब देखो कैसे मैं इसको कहता हूँ कि आपके लिए जो है मैं इसको डिराइव करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पीवी सर इक्वल टू, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो, हाँ, वॉल्यूम यानी कम होगा। हाँ बिल्कुल कम होते चले जाएगा। सर फिर एक ग्राफ में भी कम हो रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट, हम जो है इसको बना लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। अब मैंने के की वैल्यू जो है मान लिया 100, और पी की वैल्यू जो है मैंने माना कितना, 1, तो ये कितना हो जाएगा 100। यानी कि आप वॉल्यूम को बढ़ाते चले जाओगे तो यानी कि प्रेशर जो है बढ़ते चले जाएगा ना। वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो तो यानी कि क्या हो रहा है, आपका प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप डिक्रीज करते चले जाओगे, यानी कि 2 × 50 इक्वल टू 100, और यहां से क्या हो जाएगा, मैं सिंपल सिंपल ले रहा हूं, यानी कि 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और मैं ले लेता हूँ 5 × 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। मैंने समझाने के लिए जो है 4 वैल्यू ले ली, यानी कि मैंने 1 2 3 4। अब देखो इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे एक साइड मैंने प्रेशर रखा, एक साइड क्या रखा, वॉल्यूम रखा। अब देखो, यानी कि आपके सामने पहली बार जो है, यानी कि प्रेशर में इधर रखता हूं 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि अब जैसे ही, यानी कि क्या हो जाएगा कि आपने क्या करा कि वॉल्यूम को, पहला वॉल्यूम कितना है, यानी कि आपके लिए जो है यहाँ पे 20, और ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 100। हमने क्या करा कि वॉल्यूम कितना रखा, 100 रखा, तो यानी कि प्रेशर कितना आ गया, कुछ इतना आ गया। अब हमने जो है यानी कि इसको कितना रखा, यहाँ रखा, तो यानी कि प्रेशर कितना आ गया, इस प्रकार से ये बढ़ते चले जाएगा, और ये जो है यानी कि ग्राफ क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आपने क्या करा कि यहाँ पे वॉल्यूम को आप जैसे जैसे क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, तो यानी कि आपकी जो है प्रेशर की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि हम ग्राफ को कैसे बढ़ा रहे हैं सर, 3 नहीं है, 1 2 3 4 5 है, मैंने इसलिए ऐसा लिया 3, ताकि कि कटने वाला लिया। एक्चुअली आप, मैंने यहाँ पे क्या करा कि पीबी की वैल्यू को मैंने मान लिया कि कांस्टेंट, यानी कि मैंने ऐसा इसलिए करा ताकि कि आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाए, और ऐसा कोई लॉजिक नहीं आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये मैथ का स्टूडेंट था तो इसलिए मैंने मैथ के अनुसार से इसको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। मैं भी एक इंजीनियर हूं, तो यानी कि मैंने सोचा कि इसको जो है आपके लिए जो है क्या कर दूं, यानी कि मैथ के अनुसार से जो है ग्राफ को ड्रॉ करके दिखा दूं, और कोई लॉजिक नहीं था, ठीक है। मैं ऐसा वैल्यू लेना चाहता हूं कि जिससे जो कट जाए। अब चाहते तो 3 लेते, तो यानी कि 33.3 आता तो 100 होता, मैं क्यों 33.3 लेना चाहूं, तो इस प्रकार से यानी कि इसकी जो ग्राफ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जैसे जैसे आप वॉल्यूम को क्या करोगे, यानी कि डिक्रीज करोगे, प्रेशर क्या होते चले जाएगा, इंक्रीज होते चले जाएगा। मेरे ख्याल से ओके है, ठीक है। तो यानी कि इस यस प्रकार से, सर। हाँ, यानी कि हाँ ओके, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसके जो ना ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे P वर्सेस V का जो ग्राफ है, एक तो कैसा आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से आ जाएगा। अब यानी कि जस्ट अभी मैंने बताया, एक ये वाला ग्राफ बता देता हूं मैं फिर से। अब देखो, यानी कि P इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, K × 1/V। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे P इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने मान लिया कि कोई भी टर्म x मान लिया, तो kx K × x हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन कैसा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा,
mx, और m की जगह पे यहाँ पे क्या है, x है, और सॉरी m की जगह पे यहाँ पे k है, और ये x की जगह पे ये x है। यानी कि जब आपके पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, आप मैथ में पढ़े होंगे, यानी कि कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है। और जब ये आता है यानी कि आप y की वैल्यू 1 रखोगे, यानी कि प्रेशर के टर्म में 1 रखोगे, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी कि जो है, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, p आपने 1 रखा तो ये भी 1 आ जाएगा, ये 2 रखा तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 3 रखा तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे आप बढ़ाओगे। अच्छा, ये ग्राफ समझ में आया या नहीं आया, y इक्वल टू mx प्लस c? जी सर आ गया। गुड इवनिंग आसू। आ गया? किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए मेरे को एक बार। सर रिपीट कर दो एक बार। हाँ, मैंने क्या कहा, मैं देखो इसको जो है ना मैथमेटिकल सॉल्व करने चाह रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं चाह रहा हूँ क्या कि इसको जो है मैथमेटिकल, थैंक यू प्रेरणा, यानी कि जो है सॉल्व करना। अब देखो मैंने भी जस्ट बताया कि P इक्वल टू क्या होता है कि 1/v इंटू क्या हो जाता है, यानी कि K, थैंक यू अभिषेक, यानी कि इस प्रकार से हो जाता है। अब यानी कि आपके पास क्या हो गया कि P इक्वल टू 1/v, और आपको पता है कि y इक्वल टू mx प्लस c जो होता है, ये मैथ में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। मैथ के अनुसार से जो पढ़ते हैं आप लोग वहां पढ़ते होंगे, यानी कि क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। खैर यहाँ पे सी नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको जो है क्या करता हूँ, इसको मैं जो है क्या मान लेता हूँ, 1/v को मैंने मान लिया कि x इंटू के तो कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे m कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, x, तो हमने भी यहाँ पे x मान लिया। यानी कि जैसे आप p को बढ़ाओगे, यानी कि p की वैल्यू 1 रखेंगे, k की तो वैल्यू सपोज करो कांस्टेंट है, यानी कि ऐसी वैल्यू रखो कि जो यहाँ से जो है आने पे जो है क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो मैंने इसको 1 आ जाएगा, तो यानी कि जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, 2 यहाँ है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। और आपको मैथ में अगर जो याद हो तो यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कह दो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। अब देखो ये वाले तीसरी वाली ध्यान से सुनिए, तीसरी वाले की कहानी सुनिए। अब देखो यानी कि पीवी इक्वल टू वी का ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि आपके पास क्या है, पीवी वर्सेस वी का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यानी कि अभी आपको मैंने बताया कि यानी कि पीवी इक्वल टू वी दिया हुआ है। अब पीवी की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि कांस्टेंट होती है। अभी जस्ट मैंने कहा था, पीछे देखिए पीवी इक्वल टू क्या लिखा था, कांस्टेंट लिखा था। यहाँ पे चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और हमने जो यहाँ पे आपको बताया भी था कि पीवी P1 V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, के, यानी कि इस प्रकार से हमने कहा था कांस्टेंट है। तो यानी कि आपके सामने ये पीवी की तो वैल्यू क्या हो जा रही है, यही पीवी की तो वैल्यू क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। अब यानी कि पीवी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के, यानी कि के इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वी, यानी कि आप वॉल्यूम तो बढ़ाओगे लेकिन कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए इसका ग्राफ कैसा आ जाता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन आ जाता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। नो हाँ, सर। अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो सर। प्लीज एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। जब आप देखोगे तो बहुत ज्यादा जो रिपीट कर दो ग्राफ सर से एक बार। ओके बेटा, थैंक यू। यानी कि मैं देखो एक बार कहता हूं कि P इक्वल टू भी, मैंने आप क्या करो, वैल्यू रखो, यानी कि सिंपली जो है आपके पास जो है अगर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो तो यानी कि वॉल्यूम को आप अगर जो क्या करोगे, घटाओगे, तो यानी कि प्रेशर जो है इंक्रीज होते चले जाएगा। जैसे जैसे हम वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, यानी कि घटा रहे हैं, तो प्रेशर क्या होता चले जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। फिर हमने दूसरा इक्वेशन के लिए क्या कहा कि P इक्वल टू 1/v इंटू के हो जाएगा, और P इक्वल टू एक्स के हो जाएगा। और आपको पता है ये कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में क्या होता है, इक्वेशन जो मिलती है सीधी सीधी मिलती है। आप लोगों ने ड्रॉ भी किया होगा मैथ में, 10th की क्लास में जो है स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से जो है आप लोगों ने कई सारी चीजें बनाई होगी। y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हो, यानी कि इस प्रकार से जो है ड्रॉ कर सकते हो। दूसरी बात ध्यान से सुनना कि आपके सामने जो है यानी कि अब स्ट्रेट लाइन है, तो मेरे को पता है कि पीवी वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है, तो मैंने पीवी इक्वल टू वी लिख दिया। अब मुझे पता है कि पीवी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, तो मैंने इसकी जगह पे के लिख दिया, यानी कि के इक्वल टू वी, यानी कि के की तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो वी के बढ़ाने से क्या हो जाएगा, यानी कि जो बढ़ते चले जाएगा, लेकिन के जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। एक बार आप जब घर पे जाओगे तो एक बार जरूर पढ़ना ये वाला क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनना कि काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे जो हम पता करेंगे कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। इसको ना आइसोथर्म्स कहते हैं। आइसोथर्म्स का मतलब क्या होता है, आपको मुझे बताएंगे? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का क्या मतलब होता है? हाँ, सेम। सेम। थर्म का मतलब क्या होता है? थर्मल एनर्जी या हीट कह दो,
थर्मल एनर्जी कह दो या क्या कह दो, हीट कह दो। Heat. सर मैं थर्मल लिख देता हूँ ताकि कि आपको याद हो जाए, क्योंकि आपको जैसा वर्ड है तो वैसे से थर्मल एनर्जी लिख दो। ठीक है, थर्मल का मतलब ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, यानी कि हीट लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। अब यानी कि अब आपको पता करना है कि T1 बड़ा है, T2 बड़ा है, T3 बड़ा है। अब आपको तो ये पता है नहीं, फिर से अब कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू, हाँ वेरी गुड, PV इक्वल टू NRT। अब देखो ये जो ग्राफ है P वर्सेस 1/V यानी कि बॉयल्स लॉ, और वैसे आपको दिया भी है यानी कि बॉयल्स लॉ, यानी कि यहाँ पे ये जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। P इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, NRT डिवाइडेड बाई V। अब यानी कि आप खुद सोचो कि प्रेशर जो है यानी कि क्या हो जाएगा कि NR/V यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। अब देखो मैंने क्या कर लिया, मान लो कि सपोज करो कि मैंने जो है यहाँ पे सपोज करो कि मैंने वॉल्यूम सबको एक कांस्टेंट ले लिया, या यहाँ पे मैं प्रेशर भी कांस्टेंट ले सकता हूँ, अगर जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो मान लो कि इस लाइन को थोड़ा मैं नीचे से लेता हूँ, थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखो ये ध्यान से सुनना कि अगर आपने प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज की, जैसे जैसे मैं यहाँ पे देखो प्रेशर, इसका प्रेशर ये कुछ है, इसका प्रेशर कुछ ये है, और इसका प्रेशर कुछ ये है। ठीक है, तो यानी कि अब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, अब यानी कि टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि तभी तो ये ऐसा पॉसिबल है। जहां ध्यान से देखना ग्राफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। अगर जैसे जैसे यानी कि मेरी एक बार फिर से ध्यान से सुनना, मैं इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा जब ये क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपके जो है यानी कि जो है काम नहीं करता है कि सर कैसे इसको सॉल्व करें। तो मैं देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर से यहाँ ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि पीवी इक्वल टू NRT होता है, ये तो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। देखो कई जगह पे क्या करते हैं कि इसकी जगह पे NRT की जगह पे क्या कर देते हैं, यानी कि जो है आपके लिए जो क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिखूं यानी कि PV इक्वल टू NR/V इंटू T, और यहाँ पे इसकी जगह पे K ले लेते हैं। कहते हैं कि P की वैल्यू जब बढ़ाओगे तो V की वैल्यू तो घट रही है, यानी कि टेम्परेचर की ही वैल्यू तो बढ़नी चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं। या दूसरा चीज देखिए कि आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर जब मैं यहाँ पे इसको मान लूं कि एक समय के लिए जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये प्रेशर की वैल्यू बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि बढ़ेगा। यानी कि जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, T3 की वैल्यू ज्यादा होगी, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी T1 की। लेकिन मान लो कि मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट दिया जाए A और B, और आपसे पूछा जाए कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो बताइए किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। सर बी का। नहीं, यहाँ पे दोनों का सेम होगा। क्यों, सर, B का क्योंकि ये कैसा ग्राफ है, पीवी जो होता है वो आइसोथर्म्स ग्राफ होता है। आइसोथर्म्स का मतलब होता है कि अगर ये लाइन है तो यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा पूरे के दौरान, यानी कि जो है कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि इस लाइन पे जितने भी टेम्परेचर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट का ग्राफ बनेगा। लेकिन हमने क्या करा कि अलग अलग केस के लिए अलग अलग वॉल्यूम यानी कि इसके लिए जो निकाला, तो यानी किस प्रकार से निकाला। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। यस सर, होगी सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए भैया। सर बॉयल्स लॉ में बोलिए सर शिवम। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता सर? हाँ, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमने सर यहाँ पे इसमें आपको बताया अलग अलग। हाँ आपकी ठीक है, आपका क्वेश्चन रही है। मैंने कहा कि मैंने तीन अलग अलग जो है ग्राफ लिए हैं। मैंने सेम तो ग्राफ नहीं लिया, सेम ग्राफ लिया है क्या, यानी कि एक बार के लिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो अलग प्रेशर है, प्रेशर मैंने सबके लिए सेम तो नहीं लिया, तभी तो आप कहते हैं। लेकिन हाँ इस वाले ग्राफ के लिए मैंने जो है लगभग सबके लिए जो है प्रेशर क्या करा, यानी कि जो है यहाँ पे जो ये ग्राफ आएगा, यहाँ पे देखो ये ओरिजिन नहीं हो रहा है। देखना यहाँ पे दो तीन चीजें मैं बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। कि एक बच्चे का कहना है कि सर ठीक है आपके अनुसार से यानी कि ये जो ग्राफ है यानी कि टेम्परेचर का ग्राफ यानी कि फिक्स है, लेकिन मैंने क्या करा कि एक ग्राफ नहीं लिया है, मैंने तीन अलग अलग ग्राफ लिए हैं। अगर मैंने तीन अलग अलग ग्राफ लिए हैं तो यानी कि तीनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा। मैं इस ग्राफ की बात करता तो टेम्परेचर सेम आता है, इस ग्राफ की बात करता तो टेम्परेचर सेम आता है। यानी कि मैं अगर इस ग्राफ की बात करता तो इसके अंदर हर जगह टेम्परेचर सेम आएगा, और इस ग्राफ की बात करता तो टेम्परेचर सेम आएगा। जब इस ग्राफ की बात करूंगा यानी कि टेम्परेचर सेम नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूं कि सपोज करो कि मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया 1 टाइम्स, यानी कि
अब यहां से देखो यानी कि वॉल्यूम तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम जो है आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अब अगर जब वॉल्यूम मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा तो यानी कि इनकी वैल्यू को कुछ ऐसी रखनी पड़ेगी जिसके कारण से जो है यानी कि इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि एनआरटी की वैल्यू क्या होगी, एन तो आपको फिक्स ही है, आर क्या है यानी कि फिक्स है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर को हल्का फिक्स कर देता है। वो भी एक ग्राफ के लिए नहीं कर रहा मैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके लिए अलग टेम्परेचर है, इसके लिए अलग टेम्परेचर है, इसके लिए अलग टेम्परेचर है। अगर ये सेम ग्राफ होता तो चीजें सेम हो जाती है, लेकिन मैंने क्या करा है ग्राफ अलग अलग लिया है, तो यानी कि वो वहां पे प्रेशर अलग है, वॉल्यूम अलग है, मोल अलग है, आइडियल गैस सेम है, आइडियल गैस तो कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है अलग है। ये अलग अलग ग्राफ के लिए जो है यानी कि टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, तभी तुम लोग निकाल रहे हैं। अगर जो सेम होती तब तुम कह ही नहीं सकते थे। हम अलग ग्राफ निकाल रहे हैं तो अलग टेम्परेचर आएगा, अलग अलग ग्राफ के लिए अलग अलग कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं यानी कि निकालते हैं। यानी कि इस प्रकार से क्या कह सकते हो, यानी कि जो है हमें यहाँ निकालना था T1 T2 T3, तो हमने जो है यानी कि इक्वेट कर लिया। अगर जो आपको इस तरह से नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनकी वैल्यू पीवी इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। ठीक है, अब यानी कि पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगी, के हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई हो। अगर प्रेशर को सर इंक्रीज P इज करोगे, इक्वल टू K अपॉन V भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, P इक्वल टू Yes. जो है के डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यस सर। मैंने कहा कि प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो रेट भी इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा, और जिसका रेट इंक्रीज होगा तो यानी कि उसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं T3 T2। आपको मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप सारी वैल्यू मत लिखना, के कांस्टेंट मत लिखना, उसके देख लेना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप उसके अनुसार से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। उत्तर अगर जब फंसने का प्रयास करोगे तो काफी ज्यादा जो है आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए मैं कहूंगा कि सिंपल आप देखना कि जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, चाहे प्रेशर हो चाहे कुछ और भी हो, यानी कि इस प्रकार से कोई भी चीजें हो आप वहां से ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए यानी कि जो है चार्ल्स लॉ के बारे में बात करते हैं। हमने बताया था चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, याद कीजिए क्या बताया था आपको, चार्ल्स लॉ के लिए मैंने क्या कहानी बताई थी। हाँ, अब यानी कि हमने क्या कहा था, टीवी पर पिक्चर चलाओ, कौन सी, गोविंदा वाली। तो यानी कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब देखो आप लोग चाहो तो, हाँ अब चाहो तो आप लोग खुद ही फॉर्मूला बना सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि पी कांस्टेंट है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, सॉरी डायरेक्टली नहीं, यहाँ मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, यानी कि भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यानी कि टी के। तो यानी कि अब यानी कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई टी इक्वल टू के। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, अगर जब मैं V1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाई T2। अब इसी चीज को आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हो, V2 T2 डिवाइडेड बाई V2 T1। अब देखो मैं आपके सामने बताना क्या प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको रटाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं यहीं पे करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो चीजें आपके सामने कांस्टेंट है उसको हटा दो, और उसके बगल में जो अगर सीधे सीधे है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अगर जो इनडायरेक्ट में है तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यही सारी चीजें जो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, यानी कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अब मैंने कैसे फॉर्मूला लिखा, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आपको हाँ फार्मूला निकाल, हाँ फार्मूला निकालने में तो हाँ ओके थैंक यू। यानी कि अब देखो मेरे को क्या करना है, V वर्सेस T का ग्राफ बनाना है। अब अगर जो V वर्सेस T का बनाना है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि V इक्वल टू वाई इक्वल टू mx कर सकते हो, तो यानी कि अभी क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, यानी कि यहाँ से। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर ये डॉट 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 क्यों दिखाया गया है, यानी कि इसका मतलब है कभी भी वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कंडीशन अगर जब वॉल्यूम जीरो कर दोगे तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है यानी कि क्या आ जाती है, केल्विन की जो है यानी कि इन्फिनाइट टाइप की आ जाएगी, तो जिस कारण से यहाँ पे ऐसा वॉल्यूम कभी भी आप जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी दूरी से जो है शुरू करते हैं। ये बात तो आपको क्लियर आ गई। उसके बाद देखो यानी कि हमने क्या करा, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का सेल्सियस में, और यहाँ पे जब केल्विन में निकालेंगे तो ये ग्राफ क्या आता हुआ प्रतीत होगा नीचे की ओर, अलग अलग जो है यानी कि स्केल पे हमने रिप्रेजेंट किया है, एक केल्विन में किया है और एक जो है यानी कि किस में किया है, यानी कि सेल्सियस में किया है। ठीक है, अब देखो ये फिर से देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब आपके सामने है, अब आप लोग फिर से देखो बनाना, मैं फिर से लिखता हूं कि हमारे पास क्या है, चार्ल्स लॉ के अनुसार से पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, और यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा, चार्ल्स लॉ में
यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, तो यानी कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, यानी कि अब आपको यहाँ पे प्रेशर निकालना है, यानी कि अगर जब मैं निकालूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V इक्वल टू के एन आर टी डिवाइडेड बाई पी, यही लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने आर लिख दिया तो मैं के हटा देता हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने दो कांस्टेंट नहीं लेते हैं, तो यानी कि मैंने V इक्वल टू एन आर टी बाई पी। अब देखो यानी कि V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, यानी कि अगर जब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो यानी कि प्रेशर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। जिसका प्रेशर सबसे कम होगा, यानी कि वॉल्यूम जिसका कम होगा, प्रेशर उसका उतना ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुना। जिसका वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम सबसे कम किसका है, इसका है, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि प्रेशर किसका ज्यादा हो गया, P4 का ज्यादा हो गया। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ये Yes, sir, बहुत हो रही ही है, sir. अच्छी बात। हाँ, क्योंकि आपके सामने ये बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रोड्यूस करेगा। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को एक बार आप देखना। मैं एक और बात बताता हूँ कि आपको यहाँ से जाने के बाद जरूर इन सारे को आपको बना के आना है, क्योंकि आप अपने से एक बार जब नहीं बनाओगे तो यानी कि चीजें समझ में नहीं आएंगे। देखो मैंने क्या कहा कि वॉल्यूम जब बढ़ाएंगे तो यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर हमने यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो यानी कि प्रेशर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। यानी कि सबसे कम प्रेशर किसका हो जाएगा, यानी कि सबसे वॉल्यूम कम यहाँ पे, तो यानी कि सबसे ज्यादा प्रेशर किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। क्योंकि आपके मतलब है, यानी कि मैं अगर ऐसे कर दूं P इक्वल टू, यानी कि ग्राफ को जस्ट अपोजिट कर दूं, तो यानी कि V, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि प्रेशर देखो यहाँ पे वॉल्यूम सबसे कम है, यानी कि प्रेशर इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को बना सकते हो। ये बात मैं एक इसलिए कह रहा हूं कि इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहने की बात नहीं। हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें 4 ग्राफ दिया रहेगा, 4 में से आपको बताना रहेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या P1 P2 P3 जो है यानी कि किस प्रकार से अरेंज होगा, 4 अलग अलग। दूसरी बात, ये बात और ध्यान देना कि इसमें जो है ना, यानी कि ऐसा नहीं करना कि आपके सामने की जो ग्राफ देखना कि जो सबकी वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है, लगभग लगभग यहाँ पे लगभग लगभग सेम आ रही है, तो यानी कि इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि सेम है। लेकिन किसी किसी ग्राफ में ये आगे पीछे दिया रहे तो इस चीज को भी नोटिस करना, क्योंकि वो ऐसा करके जो है आपको कंफ्यूज करेगा। तब उनकी P1 P2 P3 जो सीक्वेंस में नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि चेंज होके आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ बातें जो है क्लियर हो गई। अब हम लोग जो है यानी कि ये वाला जो है व्हाट हैपन एट एब्सोल्यूट जीरो। अब आप लोग बहुत बार सुनते होंगे कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है। एक बार मैंने बताया था, याद है, प्लाज्मा स्टेट में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लेने के लिए, याद है कि नहीं याद है? अरे बोलिए। No, sir. हाँ, वहां पे मैंने बताया था प्लाज्मा सॉरी बीईसी में कि वहां पे आप लोग क्या लेते हो, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को लेते हैं। यानी कि देखो कहता क्या है कि मान लो कि आपने वॉल्यूम जो है यानी कि T टेम्परेचर पे, पहले वॉल्यूम होगा V0, अब यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वो कहता है कि वो किसके इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो है यानी कि सपोज करो 273.5 के करीब करीब जो है इंक्रीज हो जाता है। यानी किसी के जो है वो अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करो तो 273.15, सॉरी मैं 5 लिख दिया, ओनली 15, ठीक है, इतना जो है यानी कि इंक्रीज हो जाता है। अब इसी चीज को V को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, यानी कि जो है यानी कि टेम्परेचर VT, यानी कि वॉल्यूम एट T टेम्परेचर पे इतना इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि VT इक्वल टू V में कॉमन ले लो, यानी कि कितना हो जाएगा 1 प्लस V और T डिवाइडेड बाई 273.5। अब यानी कि हमने क्या करा, इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, T प्लस 273.5। भले हमारा जो है ऐसा आ रहा होगा आपके मन में 273.15 प्लस T इक्वल टू 273.15। यानी कि बेसिकली ये कहता क्या है कि अगर आपको वॉल्यूम कितना बढ़ा नहीं बढ़ा वो कैसे पता करोगे, यानी कि सिंपली आपको क्या करना होगा कि आपने अगर T डिग्री यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस पे 1/273.155 बढ़ता है तो T डिग्री पे कितना बढ़ेगा, इतना ज्यादा जो है आप मल्टीप्लाई कर दो T से। जैसे आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसकी वैल्यू जो है यानी कि क्या हो जाएगा 273.15 हो जाएगा। और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यानी क्या हो जाएगा V0 इक्वल टू 273.15 प्लस T इक्वल टू 273.15 हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो बता दीजिए मुझे एक बार, किन्हीं को कोई दिक्कत है? हाँ No, sir. मैंने कहा, No, हाँ sir. ओके ठीक है।
मैंने क्या कहा कि अब आपके सामने क्या है कि सपोज कीजिए कि आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, अब अगर जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर निकालना है, यानी कि अब आपको मैंने क्या कहा कि अगर जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यानी कि जो उसकी वॉल्यूम हो जाती है 1/273.15 इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जैसे टेम्परेचर का आप यूज करोगे उसके अनुसार से वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यानी कि इसको जो है डिक्रीज कर दिया। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसे कि आगे मैं बताऊंगा तो वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा कि पहले वॉल्यूम V नॉट था, इसके कारण चेंज होने के कारण इतना ऐड हो जाएगा, तो इतना हमने ऐड कर दिया और यहाँ से V नॉट कॉमन ले लिया तो 1 प्लस क्या आ जाएगा T डिवाइडेड बाई 273.15 और इसको सॉल्व करिएगा तो यानी क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी किस प्रकार। लेकिन अब कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो का सर मीनिंग क्या है? हाँ, मैं वही चीज बताने जा रहा हूँ, एब्सोल्यूट जीरो के बारे में ही बात करेंगे कि यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहां पे क्या हो जाए कि 0 केल्विन जो है आपका पहुंच जाए। ठीक है, यानी कि जो है 0 केल्विन क्या उतना हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है सेल्सियस में जो है, यानी कि वैल्यू निकालेंगे। यानी कि वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो होता है वो लगभग लगभग ना के बराबर हो जाता है। और अगर जब वॉल्यूम ना के बराबर हो जाता है तो इसलिए हम लोग इन चीजों को बात नहीं करते। अगर वो कहता है कि यही चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। वैसे ऐसा कोई चीज है नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना, लेकिन हम लोग थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं। यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही चीज वो कहता है कि आप क्या करो, टेम्परेचर जो है यानी कि कितना ले लो, -273.15 केल्विन ले लो। ये किस में ले लिए, केल्विन में ले लिए। अगर आप ले लेते हो तो यानी कि केल्विन से केल्विन कट जाएगा तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अगर आपने ऐसा टेम्परेचर ले लिया तो वहां पे जो वॉल्यूम हो जाएगा किसी भी सबस्टांस का वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन याद रखना ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी सबस्टांस के वॉल्यूम को हम क्या कर दें, जीरो कर दें। ये क्या है, हाइपोथेटिकली हमने माना कि अगर जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इतना होगा और अगर हम T इक्वल टू इतने डिग्री टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो वहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, यानी कि ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि CO2 के केस में वो काफी हद तक जो है यानी कि क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन उसके लिए वो क्या करता है कि ओपन कंटेनर रखना, क्लोज मत रखना। अगर जब क्लोज रखोगे तो यानी कि प्रेशर जो है इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, जिस कारण से तब वो सही नहीं फॉलो कर पाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए यानी कि एब्सोल्यूट जीरो के मतलब क्या हो जाता है, जैसे देखिए कि जैसे जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, टेम्परेचर यहाँ पे हमने प्रेशर एंड जो है मोल जो है यानी कि क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। जैसे जैसे हमने क्या करा, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो यानी कि टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे -273.15 पे लेके आ जाए तो यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए जीरो। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा कोई ग्राफ होता नहीं है, इसीलिए इन्होंने जो है हाइपोथेटिकली दिखाया। इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि हाइपोथेटिकल ग्राफ कहते हैं। यानी कि जहां पे क्या हो जाए, वॉल्यूम जीरो हो जाए। वैसे ऐसा रियल में नहीं बनता है, लेकिन आप किताबों में जो है आइडियल गेस के अनुसार से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा जाए एब्सोल्यूट जीरो पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा तो यानी कि कहना जीरो हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर, या सीधे सीधे कह सकते हो कि जो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है यानी कि टेम्परेचर जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम जीरो कर सकते हैं। वो टेम्परेचर कौन सा होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यानी कि अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वापस जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, हमने यहाँ से डिक्रीज करना शुरू किया तो यानी कि -273.15 पे वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि जीरो के बराबर होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकली थ्योरी है, रियल में नहीं है। ठीक है, तो यही देखो वो कहता है क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज जीरो, absolute zero, lowest hypothetically or imaginary temperature at which gases supposedly occupy zero volume। ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो यानी कि जो है गैस विल नॉट एग्जिस्ट, यानी कि गैस ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जिसके पास वॉल्यूम नहीं है यानी कि वो मैटर नहीं है, और जब वो मैटर नहीं है तो यानी कि हम क्यों पढ़ेंगे इसमें। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसा एक हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जिसपे आप क्या कह सकते हो कि यानी कि ऐसा टेम्परेचर होता है। और बाय द वे उतना माइनस में यानी कि आप ले जाना भी संभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि -273 केल्विन, अच्छा मैं कहूं कि -273 केल्विन को आप लोग जो है सेल्सियस में कन्वर्ट करो, क्या कोई मुझे करके बता सकता है कि कितना सेल्सियस होगा? फटाफट से कैलकुलेट कीजिएगा। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है कि आप लोग जो है इसको कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। आपके सामने है, आपको पता है फॉर्मूला C/,
अब वेरी गुड, 0 नहीं होगा, C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5। अब देखो यानी कि आपको केल्विन की वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी कि -273, ठीक है, यानी कितनी दी हुई है -273, ये यहां से यहां कट जाएगा, और यानी कि जैसे ही कटाओगे तो यानी कि और माइनस ऐड हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, सोचो कितना, -273 -273, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है यानी कि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 6 और 14 5 -46 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इतना डिग्री सेल्सियस में नीचे ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जिस कारण से इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या मानते हैं, हाइपोथेटिकली मानते हैं, यानी कि ऐसा एक्चुअल में जो है यानी कि इसको माना नहीं जाता है, यानी कि बस एक जो है यानी कि क्या है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, आप लोगों ने केक खाया है तो यानी कि उसमें जो है यूज होता है, या पेस्ट्री जो बनाते हैं वहां पे इसका यूज होता है, या फिर ब्रेड या जो भी बनाते हैं यानी कि चार्ल्स लॉ होता है। कैसे होता है, अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। हमने चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा कि आपके सामने पीबी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, यही होता है। चार्ल्स लॉ में हमने क्या कहा कि प्रेशर जो है यानी कि क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर के हो जाएगा, ठीक है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टेम्परेचर के। अब देखो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी कारण से ब्रेड का जो छोटा सा पार्ट होता है वो इतना सा होता है, लेकिन देखना ब्रेड जो हो जाता है वो कितना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ाने से यानी कि क्या हो गया, उसका जो है वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो है आपके सामने अगर जरा किसी को Yes, कोई sir. दिक्कत हो, ओके, No, sir. चलिए अब देखिए, सर एक बार सर ब्रेड वाला रिपीट हाँ क्या बनाते बता दे बेटा यीशु, सर ये ब्रेड वाला फिर से समझा दें। ओके, Yes, sir. हमने कहा कि देखो आपके सामने जो है यानी कि क्या है, कॉन्सेप्ट है V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। ये अभी मैंने जस्ट बताया कि यानी कि अगर ये यानी कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ने कहा कि V टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो, जब ब्रेड को हम लोग पकाते हैं तो यानी कि टेम्परेचर उसका क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर यानी कि जब उनको इंक्रीज करते हैं तो जिस कारण से उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो गैप हो जाता है, यानी कि जो ब्रेड देखना पहले बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी देर के बाद जो है ब्रेड जो है उसका साइज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो जाता है, वॉल्यूम जो है यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। मैं हाँ एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि कि आप लोग जो है बनाना, इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखना क्या होता है कि V1 T1 इक्वल टू V2 T2। वैसे तो मेरे को कल मैं बॉयल्स लॉ का भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ, अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द, मैं 2 कंटेनर ले रहा हूँ, छोटे छोटे कंटेनर में समझाने के लिए, या मैं ब्रेड का एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले इसके अंदर जो मास है वो मैं बना रहा हूँ किससे, ग्लूकोज से बना रहा हूँ, मैं सिंपल समझाने के लिए जो है ग्लूकोज से जो है मैं कोई चीज बना रहा हूँ। इसका मास मैंने ले लिया 360 ग्राम, ठीक है, और मैंने ले लिया प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर मैंने जो कहा कि कांस्टेंट है क्योंकि ये चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। वो आपको दिया रहेगा, या तो प्रेशर कांस्टेंट दिया रहेगा या चार्ल्स लॉ लिखा रहेगा, दोनों में से कोई चीज दिया रहेगा। और यहाँ से आपको आर की वैल्यू जो है यानी कि क्या ले लेनी है, आर की वैल्यू ले लेनी है 0.0831 किलो जूल पर मोल लीटर, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ले लेने। अब देखो यानी कि अब जो है यानी कि क्या ले लेना, आर आपको दिया हुआ है, अब आपके पास क्या नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस था इनिशियल टेम्परेचर। अब जब हम ब्रेड को गर्म कर रहे थे यानी कि, और इसका वॉल्यूम भी ले लेना, वॉल्यूम था पहले कितना 100 ml, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि उसका मास तो यानी कि कह रहा है कि यानी कि जो है क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मास उसने जो है अभी भी कहा 360 ग्राम है, और उसने वॉल्यूम कहा कि उसका जो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया, 400 ml इंक्रीज हो गया। अब वो कहता है कि फाइंड द टेम्परेचर, यानी कि आपको क्या बताना है, यानी कि टेम्परेचर बताना है। अब यानी कि आपके पास जो है यानी कि चार्ल्स लॉ के अनुसार से हमने अभी जस्ट बताया
कि जो v हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t, देख सकते हो, यानी कि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा t। यानी कि हम यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ v1 t1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ v2 t2 लिख सकता हूँ। अब देखो v1 आपके पास कितना है, यानी कि 100 ml। मैं चाहता तो उस इक्वेशन से बना सकता था, लेकिन मेरे पास जब ऐसे से बन जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 100 ml। और T1 कितना है आपके पास, यानी कि केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि अब आपके पास V2 आपको क्या करना है, यानी कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400 ml, और आपको क्या निकालना है T2 निकालना है। अब इसको सॉल्व कर देता हूं तो यानी कि कितनी बार में कट जाएगा, तो यानी कि T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सॉरी, यानी कि करीब करीब जो है ml से ml कट जाएगा और केल्विन में 1200 केल्विन आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से क्या कर सकते हो, आपको बहुत सारे जो है इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक चीज दिया रहेगा, दूसरा चीज जो है आपको निकालना रहेगा। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इनको निकाल सकते हो। ठीक है, तो यानी कि अगर जब किन्हीं को ना समझ में आया कोई पॉइंट, एक बार पूछ लीजिए। अगर जब किन्हीं को कोई पॉइंट में अगर जब ना समझ में आया हो तो हम लोग कल गेल साक लॉ पढ़ेंगे। अगर जब किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया तो एक बार पूछ सकते हैं आप लोग। सर एक मिनट दो पीछे पेज निकाल लें। चार्ल्स लॉ का सर प्रेशर वाला पेज सर। ये चार्ल्स लॉ वाला, ये वाला प्रेशर वाला, सर भी सर जो आपने भी क्वेश्चन करवाया। ओके। हमने क्या करा कि आपके पास देखो फॉर्मूला क्या है चार्ल्स लॉ का, v1/t1 डिवाइडेड बाय v2t2। वही हमने कहा कि चार्ल्स लॉ के अनुसार से यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि जब प्रेशर कांस्टेंट है तो हमने क्या करा, v1 डिवाइडेड बाय t1 इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय t2। यहाँ पे v1 कितना वॉल्यूम 100 और t1 कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को हमने क्या करा, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, और जैसे केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तो यानी कि क्या हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ने क्या करा कि यानी कि V2 आपको दिया हुआ है 400 ml, और यहाँ से हमने क्या कर लिया T2 निकाल लिया, और जैसे T2 यहाँ से निकाले तो यानी कि कितना आ जाएगा 1200 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। सर चार्ल्स लॉ का सर प्रेशर वाला ग्राफ सर। चार्ल्स लॉ का प्रेशर वाला कहाँ यूज है? सर P1 P2 सर P3 P4 सर वो वाला ग्राफ सर। ओके, अच्छा सॉरी, आप कह रहे हो कि ये ग्राफ जो है मेरे को एक बार समझा दो, ये वाला, यही ग्राफ कह रहे हो? यस सर। ओके, ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए मेरे पास क्या है, हमने कहा कि आपको ना कभी भी इन सब चीजों में ना झंझट नहीं पड़ना कि के बराबर करो, इन सब चीजों के। आप देखो सिंपली कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि जितना पी बढ़ेगा उतना जो है वी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पी बढ़ेगा तो यानी कि वी घटेगा। अब देखो पी बढ़ा, यहाँ पे पी बढ़ा तो यानी कि वी क्या हो गया, घट गया। लेकिन हमें तो P1 P2 P3 के टर्म में चाहिए, हम लोग क्या करते हैं V के टर्म में इसको निकालते हैं। अब देखो खुद सोचो, वॉल्यूम को आप बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा कि नहीं? यानी कि ये नीचे में है, अगर जो आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, सपोज करो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने प्रेशर मान लिया 1 atm और इसकी वैल्यू 10 मान लिया। अब मेरे को यहाँ पे 10 करना है तो यानी कि पहले मेरे को 10 से करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2 कर दिया, कि ऊपर की वैल्यू तो अभी भी 10 हो जाएगी, तो नीचे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ कि अब देखो यानी कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम 10 है, तो यानी कि अगर जब मैंने क्या करा कि वॉल्यूम 10 है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो यानी कि प्रेशर सबसे कम हो जाएगा। देखो 1 आ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि हमने क्या करा कि यहाँ पे प्रेशर जो है सबसे ज्यादा, सॉरी वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, तो यानी कि प्रेशर कम है। आप चाहो तो डाटा का यूज करके जो है इसका यूज कर सकते हो। हमने क्या करा कि प्रेशर देखो यहाँ पे सबसे जो है प्रेशर 1 है, यानी कि जो है हमने क्या करा कि यहाँ पे सॉरी वॉल्यूम हमने यहाँ पे लिया, वॉल्यूम जो है यानी कि 10 है, तो यानी कि जो है ग्राफ क्या है वॉल्यूम का, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे। अब यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है तो यानी कि प्रेशर देखो 1 है, और जैसे आपने वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ गया। यानी कि इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम धीरे धीरे यहाँ पे नीचे की ओर जाने पे डिक्रीज हो रहा है, अगर जब नीचे की ओर जाने पे डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप चाहो तो एक और, P1 के बाद तो सबसे कम प्रेशर है सॉरी फिर से बोलना बेटा। सर। P1 के हाँ, बाद तो सबसे कम प्रेशर है P1 के बाद। देखो अब जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू घटाते चले जाओगे, प्रेशर जो है इंक्रीज होते चले जाएगा। आप एक और वैल्यू भी रख के जो है क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो। किन्हीं को कोई और दिक्कत है, एक बार आप एक काम करना, जितने भी ग्राफ है, जितना मैंने पढ़ा है बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ, एक बार जरूर आप लोग देख के आना।
ठीक है, उसको बनाने का प्रयास करना कि कैसे जो है मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा हूँ। एक बार अगर से आप क्या करोगे, इसको करके देखोगे, यानी कि जो है, यानी कि क्या हो जाएगा, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। नहीं होती तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैं, फिर जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मैं ये आज की क्लास यहीं हाँ, यानी कि आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ, और फिर आप लोग जो है